और एक बीच की हो जाएगी जिसमें थोड़ी मामूली गति होती है, ठीक है, उसे अपूर्ण कहते हैं। ठीक, तो हेडिंग आ लीजिए, अस्थि संधियां, बोन जॉइंट, बोन जॉइंट, अस्थि संधियां। देखिए वह स्थान जहाँ पर दो या दो से अधिक अस्थियां मिलती हैं, जहाँ पर दो या दो से अधिक अस्थियां मिलती हैं, अस्थि संधि कहलाता है। अस्थि संधि कहलाता है। कोई दिक्कत इस लाइन में है ना? दो अस्थियां मिल रही हैं, यहाँ पे भी दो हड्डियां दिख रही होंगी, यहाँ पे भी कई हड्डियां हैं, दो या दो से अधिक, वही अस्थि संधि कहलाता है। जॉइंट्स, हम लोग कहते हैं कि हमारे जॉइंट में पेन हो रहा है, वही वाले जॉइंट्स की बात होती है। इसमें लिखिए अस्थि संधियों के 3 प्रकार होते हैं। अस्थि संधियों के 3 प्रकार होते हैं। पहला अचल संधि, अचल संधि, इसी में ऑब्लिक करके लिख दीजिए रेशीय संधि, ऑब्लिक रेशीय संधि, रेशीय संधि। दूसरा प्रकार अपूर्ण, अपूर्ण या उपास्थि युक्त संधि, अपूर्ण संधि या उपास्थि युक्त संधि। अगला पूर्ण, पूर्ण संधि, ऑब्लिक चल संधि या साइनोवियल जोड़, साइनोवियल जोड़ या संधि। तो पहला जो है अचल संधि, मतलब ऐसी संधि, मतलब दो हड्डियों के बीच का ऐसा स्थान जहाँ कोई गति नहीं होती है। सबसे अच्छा उदाहरण हमारा क्रेनियम है ना, मस्तिष्क बॉक्स जो है, ब्रेन बॉक्स, यहाँ क्या कोई आपको गति दिखती है? इसमें पूरी हड्डियां एक दूसरे में ऐसे फिक्स रहती है कि पूरा पूरा एक हेलमेट दिखने लगता है, ठीक है, कोई गति नहीं। दूसरा, हमारे जो दांत जिस बोन में फिक्स रहते हैं उसमें भी क्या कोई गति होती है? पूरा का पूरा जबड़ा हिलता है लेकिन दांत नहीं हिलते हैं, ठीक। दूसरा हो गया अपूर्ण संधि जो होती है उनमें मामूली गति होती है, ठीक है। अभी अचल पढ़ा है, अब अपूर्ण पढ़ रहे हैं। जिनमें मामूली गति होती है जैसे हमारी वर्टिब्री में, ठीक है, हमारी जो स्पाइन होती है उसमें हम एक लिमिट से ज़्यादा दो हड्डियों के बीच में, मैंने बताया था ना वर्टिब्री क्या होती है, हमारे गले के पीछे से जो छोटी छोटी हड्डियाँ निकलनी शुरू होती हैं कमर तक जाती हैं, तो इनमें ज़्यादा गति नहीं होती है, मामूली सी गति होती है। आप देखेंगे तो कमर लगभग लगभग इस शेप में रहती है ना, इनमें थोड़ी सी गति होती है। और चल संधियाँ जो होती हैं उनमें पूर्ण गति होती है, जैसे कि हमारा हाथ, सभी दिशाओं में गति हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन गतियाँ पूर्ण होती हैं, ठीक है। इसमें कई प्रकार होते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसको कंदुक खलिका संधि बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, हमारे इसका एग्जाम्पल ही लेना है, ठीक है। एक हड्डी जो रहेगी वो इस शेप की रहेगी, बॉल के जैसी, और एक हड्डी रहेगी वो सॉकेट के जैसी रहेगी, इसमें जो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें सॉकेट के जैसा ऐसा गर्त पाया जाएगा, इसमें बॉल के जैसा पाया जाएगा, ठीक। हाँ, ये जिसमें हमारा हाथ ऐसे घूम रहा है पूरा, ठीक है। और भी प्रकार बताते जाते हैं और लिखते जाते हैं। पहला हेडिंग डालिए अचल या रेशीय संधि, अचल या रेशीय संधि। मैं पहला पॉइंट लिखिए, रेशीय संधि किसी प्रकार की गति नहीं होने देते, रेशीय संधि किसी प्रकार की गति नहीं होने देते। अगला, अस्थियां आपस में कोलेजन फाइबर्स द्वारा जुड़ी होती हैं, अस्थियां आपस में कोलेजन फाइबर्स द्वारा जुड़ी होती हैं। अस्थियां आपस में कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन तंतु भी लिख सकते हैं आप। उदाहरण लिखिए, खोपड़ी की अस्थियां, खोपड़ी की अस्थियां, खोपड़ी की अस्थियां,
कॉमा दांत व दंत गुहा के मध्य का जोड़, दांत व दंत गुहा के मध्य का जोड़। अगला लिखिएगा अपूर्ण या उपास्थयुक्त संधि, अपूर्ण या उपास्थयुक्त संधि। अगर कोई भी लाइन नहीं समझ में आएगी ना तुरंत पूछ लीजिएगा। मैं बार-बार इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव आता जरूर है। आप पिछले 3-4 सालों का ट्रेंड जरूर देख लीजिएगा, है ना। मानव शरीर के अंग में से इस वाले टॉपिक से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाना तय है। पिछली बार भी आया था, है ना। कौन सा आया था? पाइवोट जॉइंट से आया था, पाइवोट संधि से आया था। सिनोवियल संधि ऐसा कुछ लिखा हुआ था, सिनोवियल संधि को क्या कहते हैं, पाइवोट संधि ऐसा, है ना। वो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ पूछा था लेकिन आया था इस यूनिट से। पहले ही मैंने बताया वर्टिब्री की संख्या भी पूछा था, है ना। थोरेसिक वर्टिब्री की संख्या शायद पूछा था, देख लेना आता जरूर है। अगली हेडिंग है अपूर्ण या उपास्थयुक्त जोड़। इसमें लिखिएगा अस्थियां आपस में, लिख दिया ना। इनमें सीमित गति होती है, पहला पॉइंट, इनमें सीमित गति होती है, इनमें सीमित गति होती है। अगला अस्थियां आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती है, अस्थियां आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती हैं। एक ही संधि के दो नाम लिखे और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है कि अपूर्ण का मतलब इनमें सीमित गति होती है और उपास्थ्य संधि का मतलब अस्थियां आपस में संधि उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती है। ठीक, उदाहरण लिखिए दो निकटवर्ती कशेरुकों के मध्य का जोड़, कशेरुकों के मध्य का जोड़, या तो आप वर्टिब्री ही लिख दीजिए, तो निकटवर्ती वर्टिब्री के मध्य का जोड़। अगली हेडिंग डालिए पूर्ण चल या साइनोवियल जोड़, पूर्ण चल या साइनोवियल जोड़। नाम से स्पष्ट है ना। इनमें पर्याप्त गति होगी, तो पहला लिखिए इनमें पर्याप्त गति होती है, इनमें पर्याप्त गति होती है। अगला इनमें संधियोजन सतहों के बीच, इनमें संधियोजन सतहों के बीच साइनोवियल कैविटी पाई जाती है, साइनोवियल गुहा, साइनोवियल गुहा पाई जाती है। मैं बता देती हूँ क्या होता है इसका। साइनोवियल गुहा पाई जाती है, जैसे कि मानिएगा एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है, ठीक है। इन दोनों के जोड़ के, इन दोनों के बीच का स्थान जो जोड़ के लाएगा, है ना। इन दोनों के बीच में एक ऐसी गुहा है, दिख रही होगी, आपस में इतनी भी ज्यादा चिपकी हुई नहीं है। इनके बीच एक द्रव भरा रहता है जिसे साइनोवियल द्रव कहते हैं, ठीक है। और इस कैविटी को साइनोवियल कैविटी या साइनोवियल गुहा कहते हैं। ये दो हड्डियों के बीच जोड़ को मतलब गति को संभव बनाता है, ठीक है। कभी कभी कहते हैं ना कि पानी सूख गया, है ना, घुटने का पानी सूख गया, दोनों कार्टिलेज के बीच में पाई जाती है। वो तो दूसरी चीज है, पानी आ जाना मतलब सूख जाना। कहते हैं चिकनाई हड्डी की चली जाएगी तो घी खाया करो, नहीं वो अलग है, घुटने का लिक्विड खत्म हो गया। कौन सी चीज है जो आप बोल रहे हैं कि चिकनाई भी जाएगी तो कार्टिलेज घिस जाएगी, उसको बोलेंगे काटने से। जैसे आज प्रैक्टिस वगैरह में कार्टिलेज घिस जाती है, उसको बोलेंगे चिकनाई चली गई। ये उसके बीच में जो गलती से मुझे जितना समझ में आया फ्लूइड भरा होता है, जो भरा होता है वो चीज है। साइनोवियल फ्लूइड जो है ना, कहीं ना कहीं ये आपकी गति को संभव बनाता है ना। अगर ये गति को संभव नहीं बना होता तो बाकी दो जोड़ जो है ना, जिसको अपूर्ण और अचल कह रहे हैं, उनके बीच भी अवश्य पाया जाता है। उन दोनों के बीच ही नहीं पाया जा रहा है, सिर्फ चल संधियों के बीच पाया जा रहा है, जो कि इस बात को इंगित करता है कि उन दोनों हड्डियों के बीच किसी प्रकार का घर्षण ना हो, है ना। घर्षण से आपकी हड्डियां
चिकनी ना हो जाए, मतलब एक गद्दे का खुरदुरी ना हो जाए, है ना। आपकी हड्डियां भी ऐसी चिकनी है, मान लीजिए उन दोनों के बीच बार बार घर्षण होगा, बार बार मुड़ेंगी, चिकनी पड़ जाएंगी। ये उन दोनों के बीच घर्षण से जो हड्डियों की खराबी उसको बता रहा है, ठीक है। कहने का तात्पर्य बस इतना। कोई दिक्कत नहीं? देख लीजिए, ये क्या है ना, इसके प्रकार लिख लीजिए। पूर्ण चल या साइनोवियल संधि के प्रकार। पहला लिखिएगा कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि इंग्लिश में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड सॉकेट जॉइंट। मैंने बताया ना कि एक हड्डी जो है इसमें दो संधियों में से दो अस्थियों में से एक हड्डी जो है उसमें प्याले के समान ऐसे गर्भ पाया जाएगा, ठीक है, और एक संधि में गेंद के समान उभार पाया जाएगा। ये दोनों आपस में ऐसे फिक्स हो जाएंगे। इसका उदाहरण है हमारी बांह और हमारी थाई, ठीक है। हमने थाई को भी ऐसे घुमा सकते हैं। लिख लीजिए इसमें एक अस्थि में प्याले के समान गड्ढा, इसमें एक अस्थि में प्याले के समान गड्ढा तथा दूसरी अस्थि में एक गेंद के समान उभार पाया जाता है। प्याले के समान गड्ढा तथा दूसरी अस्थि में एक गेंद के समान उभार पाया जाता है। गेंद के समान उभार पाया जाता है। अगला पॉइंट इसे में लिख दीजिए। इसमें गेंद युक्त अस्थि को प्याले में कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है। इसमें गेंद युक्त अस्थि को प्याले में कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है। गेंद युक्त अस्थि को प्याले में कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है। मतलब ये वाली जो हड्डी है इसमें गति नहीं होगी, गति गेंद युक्त अस्थि में होगी, ठीक है। यहाँ पे ना आप लोग थोड़ी सी ऐसी कोशिश करिएगा कि जितने उदाहरण लिख रहे हैं ना उसको व्यवहार में समझे अपने ही शरीर में, ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक। बाद में इस तरह का कंफ्यूजन ना हो कि किसमें क्या होगा, अचल में क्या होगा, पता चले अचल में हाथ वाला ही जोड़ लगा के चले आए, ठीक। थोड़ा सा समझिएगा इसको व्यवहार में। जैसे कि आपने बताया यहाँ पे और पैरों में पाया जाता है, यही क्या ग्लिनॉइड और हाँ बिल्कुल, उदाहरण लिखेंगे ना, सही समझाया आपने। उदाहरण अंश मेखला की ग्लिनॉइड गुहा, अंश मेखला की ग्लिनॉइड गुहा, ग्लिनॉइड जो कल नहीं आए थे उनकी ग्लिनॉइड गुहा, और श्रोणि मेखला की एसिटाबुलम के साथ, और श्रोणि मेखला की एसिटाबुलम के साथ क्रमशः ह्यूमरस और फीमर अस्थियों का सेल, ह्यूमरस और फीमर अस्थियों का सेल, ह्यूमरस और फीमर। ह्यूमरस हाथ की, फीमर जांघ की, ठीक है। सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? सबसे छोटी अगला लिखिएगा कब्जा संधि, कब्जा संधि या हिंज जॉइंट, इंग्लिश में भी लिख लीजिए हिंज जॉइंट। दरवाजे का कब्जा सबको पता है ना, कब्जा किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक निश्चित सीमा तक गति होगी लेकिन दरवाजा पूरा 360 डिग्री नहीं घूम पाता है, ठीक है। इसमें भी यही कब्जा संधि का मतलब कि एक निश्चित सीमा तक गति होती है, उसके बाद कोई गति नहीं होती है। इसका उदाहरण है अपना ये एल्बो जॉइंट, ठीक है। हम अपना एल्बो दरवाजे के जैसे ही आप सोचिएगा, ये पूरा खुला है,
ऐसे बंद कर दिया, लेकिन हम जस्ट अपोजिट नहीं घुमा सकते हैं। एक निश्चित सीमा तक गति है, हाथ को जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है वो पूरा आगे से पीछे 360 डिग्री ऐसा घुमा लेता है। ठीक, लिखिएगा तब्दील संधि में इनकी अस्थियों में गति केवल एक दिशा में होती है। इनकी अस्थियों में गति केवल एक दिशा में होती है। लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद गति नहीं होती है। उदाहरण लिखिएगा, एल्बो जॉइंट में हिंदी में क्या कहेंगे, कोहनी की संधि। एल्बो जॉइंट ही लिख लीजिए, एल्बो सब समझते हैं ना, कोहनी को कहते हैं। एल्बो लिख लीजिए, ELBOW, एल्बो। हिंदी में लिखना तो भी एल्बो ही लिख लो, एल्बो जॉइंट, कॉमा कोहनी की संधि लिख लेना, है ना। अगर जिसको दिक्कत होती है थोड़ा सा शब्दावली में तो लिख लेना। अगला लिखिए नी जॉइंट ढूंढने की। अगला रिस्ट जॉइंट, कलाई की संधि, रिस्ट जॉइंट। इसके बाद लिखिएगा ग्लाइडिंग जॉइंट, फिसलन संधि, ग्लाइडिंग जॉइंट। क्रम थोड़ा सा मैं ऐसा रख रही हूँ कि दिक्कत ना हो, है ना। यहाँ से क्रम से नीचे की ओर जा रहा है। हाथ का उदाहरण अगर लेंगे, इसमें क्या है, ये रेडियस और अल्ना जो होती है ना हमारी, एक दूसरे के ऊपर बराबर गति कर रही है, लेकिन हम इनको स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, ना इनमें कोई मोड़, ना इनको हम घुमा सकते। ऐसे कर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर फिसल रही है, ठीक है, लेकिन उनको हम मोड़ वगैरह नहीं सकते, ठीक है। तो ग्लाइडिंग का मतलब ये है फिसलन, ठीक है। देखिए इसमें इनमें अस्थियां एक दूसरे के ऊपर एक निश्चित सीमा तक सभी दिशाओं में फिसल सकती हैं। इनमें अस्थियां एक दूसरे के ऊपर एक निश्चित सीमा तक सभी दिशाओं में फिसल सकती हैं, लेकिन ये मुड़ नहीं सकती है। इनमें अस्थियां एक दूसरे के ऊपर एक निश्चित सीमा तक सभी दिशाओं में फिसल सकती हैं, लेकिन ये मुड़ नहीं सकती। उदाहरण रेडियस व अल्ना की संधियां। रेडियस व अल्ना अस्थियां लिखिएगा, रेडियस व अल्ना अस्थियां। अगला लिखिएगा सैडल संधि। इसको हिंदी में भी सैडल ही लिखता है, सैडल। सैडल संधि जो है ये हमारी अंगूठे में पाई जाती है ना। ये एक प्रकार की अविकसित बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना। कंदुक खलिका संधि का अविकसित रूप है। इसमें कंदुक और खलिका, बॉल एंड सॉकेट दोनों अविकसित होते हैं, कम अल्प विकसित होते हैं, अविकसित नहीं अल्प विकसित होते हैं। इसकी वजह से हम अपने अंगूठे को इतना ज्यादा नीचे करके ऐसे नहीं घुमा सकते हैं, ठीक है। एक निश्चित दिशा है, इसमें हम 360 डिग्री से घुमा सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक अस्थि का उभार नहीं, ऐसे मत लिखिए। यह संधि कंदुक खलिका संधि से मिलती जुलती है, यह संधि कंदुक खलिका संधि से मिलती जुलती है, परंतु इसमें बॉल तथा सॉकेट दोनों ही कम विकसित होते हैं, इसी संधि के कारण अंगूठा अन्य उंगलियों की अपेक्षा इधर उधर अधिक घुमाया जा सकता है। इसी संधि के कारण अंगूठा अन्य उंगलियों की अपेक्षा
इधर उधर अधिक घुमाया जा सकता है। अगर एक शब्द में उदाहरण एक लाइन में उदाहरण लिखना होगा तो लिख दीजिएगा अंगूठे की कार्पल्स व मेटाकार्पल्स। अंगूठे की कार्पल्स व मेटाकार्पल्स, ये यहाँ से शुरू होंगे, ठीक है। ये कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, ये फैलेंजेस हो जाएंगे, ये दोनों, ठीक। पांचवा लिखिएगा फूटी संधि। फूटी संधि, फूटा है ना, सुना है? इसमें जानवरों को बांधते हैं, फूटी संधि। अगला उसी में ऑब्लिक करके लिखिएगा धुरी संधि। धुरी संधि, और जो एग्जाम में पूछा गया था वो भी लिख लीजिए, या पाइवोट जॉइंट। इसीलिए मैं इंग्लिश की शब्दावलियां बताती जा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में ना फूटी लिखा था ना धुरी लिखा था, सिर्फ यही लिखा था, ठीक है। इसका उदाहरण है, हाँ, हमारी गर्दन जो है वो एक वर्टिब्री, पहली वर्टिब्री का नाम क्या है? हमारी पूरी गर्दन उसी पे टिकी हुई है और उसी की वजह से गति कर पा रही है। उन दोनों के बीच ये संधि पाई जाती है, फूटी संधि, ठीक है। देखिए इसमें एक अस्थि में एक नुकीला उभार पाया जाता है, इसमें एक अस्थि में एक नुकीला उभार पाया जाता है, तथा दूसरी अस्थि में इस उभार के लिए गड्ढा पाया जाता है, तथा दूसरी अस्थि में इस उभार के लिए गड्ढा पाया जाता है। गड्ढे में उभार धुरी की तरह घूम सकता है। गड्ढे में उभार धुरी की तरह घूम सकता है। गड्ढे में उभार धुरी की तरह घूम सकता है। ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये तिनकी नोक जैसे हो गई और ये गड्ढे में धंसी हुई है और ये पूरी तरह गति कर सकता है स्वतंत्र है। और इन दोनों के बीच ना ये जो द्रव भरा है इसे साइनोवियल द्रव कहते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ चल संधियों के बीच में साइनोवियल द्रव पाया जाता है। साइनोवियल द्रव भी पूछा था, है ना, एग्जाम में, और साइनोवियल द्रव और पाइवोट जॉइंट को मिक्स करके पूछा है। मुझे क्वेश्चन अभी नहीं याद है, इसी बार पूछा है 2022 के लिए। ये हो गया है आपका। अगर कल और परसों जो पढ़ा है मनुष्य का कंकाल तंत्र, उसमें किसी को दिक्कत है तो एक बार और समझा दो, क्योंकि आज ही खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा बस बचा है पेशियां। धुरी संधि का नहीं लिखा है उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण एटलस और अक्ष के बीच, उदाहरण एटलस और अक्ष के बीच। एटलस और अक्ष के बीच, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये लास्ट हमने शुरू किया था कि कंकाल, कंकाल किसे कहते हैं? तो शरीर को साधने वाला अंग जो है वो कंकाल कहलाता है। नहीं, शरीर का ढांचा बनाने वाला, साधने वाला, शरीर का ढांचा बनाने वाला, ठीक है। दो प्रकार के कंकाल होते हैं, एक अंतः कंकाल, एक बाह्य कंकाल, ठीक है। बाह्य कंकाल क्या होगा? जितनी भी आपको शरीर में निर्जीव चीजें दिखे, हमारे शरीर में दो निर्जीव चीजें दिख रही हैं, एक बाल है और दूसरे नाखून, ठीक है। बाल और नाखून दोनों को काटने पे दर्द नहीं होता, इसलिए निर्जीव है। और जानवरों में भी कुछ चीजें दिखती हैं, सींग दिखता है, खुर दिखता है ना, पक्षियों के फीदर्स दिखते हैं, ठीक। अंतः कंकाल का उदाहरण अस्थि और उपास्थि है, ठीक है। यही में अध्ययन करना रहता है पूरे कंकाल तंत्र में, बाह्य कंकाल का अध्ययन नहीं किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब मनुष्य के कंकाल तंत्र की बात करें, अस्थि और उपास्थि की संरचना तो कल मैंने बता दी थी, ठीक है। मनुष्य के कंकाल तंत्र में थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा डाउट हो रहा था, पूछा था, है ना। हाँ, आ गया था आपको समझ में? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। तो दो प्रकार से मनुष्य के कंकाल तंत्र को अध्ययन करते हैं, दो भागों में बांटकर, पहला अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल, ठीक है। अक्षीय कंकाल
शरीर का मुख्य भाग बनाता है, ठीक है। उपांगी कंकाल हाथ और पैर अक्षी कंकाल में ही सदे हुए रहते हैं। उपांगी कंकाल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं? ठीक है। अक्षी कंकाल के अंतर्गत सिर से लेकर के नहीं, शब्दावली बोलिए। पहला खोपड़ी, दूसरा इंग्लिश में भी बोलिएगा। कशेरुका को क्या बोलते हैं? वर्टिब्री, है ना। तीसरा क्या है? स्टर्नम और रिब्स, स्टर्नम या पसलियां, एक ही चीज है, ठीक है। खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती है? खोपड़ी में क्या क्या आता है? हायोइड जो होती है कौन सी अस्थि होती है? इसमें जीभ हमारी लिखी रहती है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही अस्थि है। कभी पूछी जाए कि हायोइड संधि को जो है किससे संबंधित है, किसको सहारा देती है, तो ये पता है, ठीक है। जैसे एटलस पूछ सकता है, हायोइड पूछ सकता है, मैलियस इंकस स्टेट्स, इन तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। मैलियस इंकस स्टेट्स के तीन कान होते हैं ना, तीन जोड़ी होती है, संख्या में कुछ है। खांसी के दौरान साथ हायोइड इंटेट हो जाते हैं, मतलब डैमेज हो जाता है। हो सकता है ऐसी वाला ऐसा गलत। एक तो सप्लाई बंद हो जाती है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद, हड्डी भी डैमेज हो जाती है, और एक हड्डी भी टूटती है। हड्डी का नाम तो मुझे नहीं पता है कौन सा। हायोइड ही है। दोनों कान को मिला के एक जोड़ी पाई जाती होगी ना, एक कान में पाई जाती है। एक कान में तीन, दूसरे कान में एक कान में तीन, दूसरे कान में तीन, एक जोड़ी कान हो गए, तीन जोड़ी। उसके अलावा उपांगी कंकाल में हाथ पैर, मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, फिर भी बोल देती हूँ, है ना। खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां हैं। खोपड़ी के अस्थियों को कहते हैं कि सूचर्स के समान रहती है, मतलब धागे के समान गुथी हुई रहती है। ऐसे लगे कि सुई धागे के समान किसी ने गूंथ दिया हो, और ये सच भी है, कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता है। जितना मैंने देखा है ना उसने, उसको फिर हथौड़े से बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारी वर्टिब्री जो होती है कुल 36, ठीक है, 5 भागों में विभाजित रहती हैं। 5 भाग मैंने आपको बताए थे, ठीक है। फिर है स्टर्नम। स्टर्नम मैंने बताया था आपको। वर्टिब्री पता है ना, शरीर में लोकेशन पता है कहाँ है? ये यहाँ से छोटी छोटी अस्थियां, ठीक है। और स्टर्नम जो है सामने की तरफ एक बड़ी सी रॉड के समान हड्डी रहती है, इसी से पसलियां निकलती हैं जो पीछे हमारे थोरैसिक वर्टिब्री से जाके जुड़ जाती है, ठीक है। इनमें से दो नहीं जुड़ी रहती, हाँ, दो जो है बिल्कुल नहीं जुड़ी रहती है, उसे कहते हैं प्रोटीन, ठीक है। 3 जोड़ी जो रहती है उन्हें कहते हैं फॉल्स, ये इससे नहीं जुड़ी रहती है, पीछे वर्टिब्री से जुड़ी रहती है। और बाकी 7 जोड़ी जो रहती है वो दोनों से जुड़ी रहती है, उन्हें कहते हैं ससर, ठीक है। इसके अलावा अगली पसलियां हो गई आपकी। ये भी एग्जाम में पूछा है कि कितने जोड़ी फ्लोटिंग रैप्स पाई जाती है? दो जोड़ी, ठीक है। इसलिए इनकी संख्या को इधर उधर मत करो। उपांगी कंकाल है ना, तो ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, मेटाकार्पस, कार्पस, पैरेंजेस, ठीक है। उंगलियों की हड्डियां हमेशा पैरेंजेस ही कहलाएंगी, चाहे हाथ की हो चाहे पैर की हो, ठीक है। उसके बाद पैर की अस्थियां जो है वो अलग होती हैं, जैसे सबसे लंबी अस्थि फीमर, है ना, टिबियो फिबुला, है ना। और जो नी कैप होता है उसको क्या कहते हैं? पटेला। इसके बाद आते हैं एंकल। एंकल की एंकल मतलब एडी, टार्सस, मेटाटार्सस, पैराटार्सस, ठीक। टिबियो फिबुला को एक साथ ही बोलना, अलग अलग मत बोलना। ऐसे ही रेडियो अल्ना को एक साथ बोलना, अलग अलग मत बोलना, तो अपने आप दिमाग में क्लियर रहेगा कि ये है कहाँ, ठीक। उसके बाद 2 मेखलाएं बताई थी, एक अंश मेखला और श्रोणी मेखला, पेक्टोरल गर्डिंग और पेल्विक गर्डिंग, है ना। बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं कि अंश मेखला और श्रोणी मेखला नहीं लिखे, सीधे पेक्टोरल गर्डन और पेल्विक गर्डन ही लिखे, ठीक है, एग्जाम में भी। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। पेक्टोरल गर्डन हाथ का है और पेल्विक गर्डन पैर का है। उन दोनों के बीच जो गुहा पाई जाती है, तो पेक्टोरल गर्डन में ग्लेनॉइड गुहा होती है और पेल्विक गर्डन में एसिडल गुहा होती है, ठीक है। बोन्स की संख्या में जैसे ऊपर 4 लिखाई है, हाँ, इसमें स्कैपुला और क्लेविकल 2-2 होती है अंश मेखला में, और इसमें ऑस इन्नामिनेट्स नाम की 2 होती है,
हम ये उसमें इलियम इशियम जुड़ी होती है उसको काउंट करते हैं पैर में। ये मुझे डिटेल नहीं पता है, राइट। ठीक है। इलियम इस्टियम और प्यूबिस होती हैं, है ना, मुझे इसकी डिटेल नहीं पता। मतलब श्रोणी मेखला में दो माने हैं, एक जोड़ी। हाँ, 2 हड्डियाँ, ये जोड़ी, ठीक है। मैं इसको और देख लूंगी, अगर आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि और समझने की जरूरत है ना, अंश मेखला और श्रोणी मेखला को, तो मैं चित्र सही बता दूंगी। अभी मैंने उसको नहीं देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, हो सकता है आगे पूछ ले, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके पास सरल सवाल अब खत्म हो चुके हैं, इसलिए वो कठिन की ओर हो चुका है। अगली हेडिंग डाल दीजिए, मसल्स या पेशियां। लिगामेंट्स और टेंडन निकल। हाँ, इसी में आएगा ना, मसल्स इसी में बनेगा। टेंडन और लिगामेंट। एक मिनट, क्या बोल एटलस, जो हमारी वर्टिब्री होती है ना, वर्टिब्री कशेरुकाएं, यहाँ से जो शुरू हो रही छोटी छोटी अस्थियां, उसमें से पहली वर्टिब्री को एटलस कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत? वैसे मैंने लिखवाया, जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये चीज। अब मैंने आपको बताया था कि हम जब चाह रहे हैं तो अपने हाथ को ऐसे कर रहे हैं, तो ये हम हड्डियों को नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम अपनी मसल्स को निर्देश दे रहे हैं, हम अपनी पेशियों को निर्देश दे रहे हैं, तब जाकर के ऐसा हो रहा है, ठीक है। हमारा जो हार्ट खुद ब खुद नहीं हो रहा है, इसकी हृदय पेशियां पाई जा रही हैं, तब उसमें गतियां हो रही हैं, ठीक है। इसमें से मसल्स आप लिख लीजिए पहले, जैसे लिखते जाएंगे, मैं आगे का समझा दूंगी तो वो साफ हो जाएगा, लिखते जाइए फिर समझाते जाइए। पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक है। हाँ, पेशियां या मसल्स, देखिएगा, पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक है। ऊतक क्या होता है? एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह, ठीक है। और कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक कार्य है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक बनाती हैं, उसके बाद ठीक। इसी में लिखेगा आगे, शारीरिक अंगों में गति, शारीरिक अंगों में गति पेशी ऊतक के कारण ही होती है। शारीरिक अंगों में गति पेशी ऊतक के कारण ही होती है। अगला पॉइंट, एक वयस्क मनुष्य के शरीर के भार का 40 से 50% हिस्सा पेशियों का होता है। 40 से 50% हिस्सा पेशियों का होता है। आप लोगों में से किसको किसको जाना है? जल्दी रहती है, जाना है क्या? नहीं जाना है? 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम पे सवा 11 तक इसको खत्म कर देते हैं। हाँ, 1-2 घंटे हैं, है ना, तो इसको खत्म कर देते हैं। अब पेशियों के प्रकार लिखिए। रेखित पेशी, पहले मैं आपको समझा दूं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा लिखने में भी। 3 प्रकार की पेशियां होती हैं, रेखित, अरेखित, हृदय। रेखित पेशी को ही कहते हैं ऐच्छिक पेशी, अरेखित पेशी को ही कहते हैं अनैच्छिक पेशी, ठीक है। ऐच्छिक पेशी नाम से स्पष्ट है, जिन्हें हम अपनी इच्छा से इधर उधर कर सकते हैं। हाथ पैर खींचते हैं, अपना गला इधर उधर कर सकते हैं, पैर उधर कर सकते हैं, ठीक है। अरेखित पेशी ऐसे स्थानों में पाई जाती है जहां हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। एक बार हमने खाने को निगल लिया, उसके बाद खाना आहार नाल में अपने आप गति करेगा, अपने आप जो है ग्रास नली से आमाशय में जाएगा, आमाशय से छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अनैच्छिक पेशी हमारा एक बार कंट्रोल, खा लिया उसके बाद हमारा कंट्रोल नहीं है, खाना कैसे पचाया जाए, कितने समय में पचाया जाए, ठीक है। हृदय पेशियां जो हृदय में पाई जाती है, हृदय पेशियां जीवन पर्यंत गति करती हैं। जब से बच्चा पेट में आता है और उसमें जब से नब्ज शुरू हो जाती है, लास्ट तक गति करती है, और जब ये रुक जाती है उसमें मृत्यु हो जाती है इंसान की, ठीक है। तो पहला लिखिए रेखित, रेखित या ऐच्छिक, रेखित या ऐच्छिक या कंकाली पेशी, या कंकाली पेशी।
दूसरा प्रकार लिखिएगा अरेखित या अनैच्छिक या अरेखित या अनैच्छिक या अंतरंग पेशी। अंतरंग पेशी पेशियों के प्रकार रेखित अरेखित और हृदय। अरेखित को ही अंतरंग कह रहे हैं, हृदय को असल में सबको इंग्लिश में लिखिए, ठीक है। रेखित को स्ट्रिएटेड कहते हैं, स्ट्रिएटेड या वोलंटरी। और कंकाली भी कहते हैं स्केलेटन, स्ट्रिएटेड या वोलंटरी या स्केलेटन मसल्स। अरेखित में लिखिएगा नॉन स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड स्पेलिंग नहीं रहेगी, नॉन पर जोड़ दीजिए। नॉन स्ट्रिएटेड ऑब्लिक इनवोलंटरी, इनवोलंटरी इनवोलंटरी ऑब्लिक इंटरनल मसल्स, ऑब्लिक इंटरनल मसल्स। और हृदय को कार्डियक मसल्स कहते हैं, कार्डियक मसल्स। इन लोगों को समझा दिया है मैंने। ऐच्छिक पेशी जिसे हम अपनी इच्छा के हिसाब से है ना इधर उधर कर सकते हैं, अनैच्छिक जिसमें हमारी कोई इच्छा काम नहीं करती है, और हृदय जो है जीवन फलन में रखती रहती है, ठीक है, हृदय में पाई जाती है। देखिए रेखित पेशी में ये स्वभाव से ऐच्छिक होती हैं, ये स्वभाव से ऐच्छिक होती हैं। ऐच्छिक होती हैं। अगला ये हाथ पैर जीवा मतलब जीवा पैरिंग्स और आहार नाल के प्रारंभ में पाई जाती है, और आहार नाल के प्रारंभ में पाई जाती है। अरेखित में लिखिएगा दिक्कत हुई किसी को इसमें है ना, जहां पे भी दिक्कत आएगी आप मुझे टोक देना, ठीक। लिखिएगा अरेखित में ये स्वभाव में अनैच्छिक होती हैं, ये स्वभाव में अनैच्छिक होती हैं। ये शरीर के खोखले अंतरंग अंगों, ये शरीर के खोखले अंतरंग अंगों जैसे आहार नाल, अभी हमने आहार नाल का अगला भाग लिखा था, ठीक है, ऐच्छिक में। अगला भाग मतलब हम मुंह में अपनी इच्छा से चबा रहे हैं, गटक रहे हैं, उसको गटकने के बाद जो भाग शुरू हो रहा है, ठीक। आहार नाल कौमा जनन मार्ग मैम शरीर के खोखले अंतरंग अंगों, खोखले अंतरंग अंगों जैसे आहार नाल कौमा जनन मार्ग कौमा मूत्राशय आदि में पाई जाती है। अगला लिखिएगा हृदय पेशी। हृदय पेशी में लिखिए ये स्वभाव में अनैच्छिक होती है, ये स्वभाव में अनैच्छिक होती है। अगला ये हृदय वृत्ति, हृदय वृत्ति पल्मोनरी शिरा में पाई जाती है, में पाई जाती है। कुल मिलाकर के आप कॉमन शब्द समझिए, पूरे हृदय में पाई जाती है, ठीक है। हृदय के बाकी पार्ट में लिखा है, जो भी इसका मतलब पाई जाती है, ठीक है।
अगली हेडिंग डाली कंकाली पेशियां, स्केलेटल मसल्स। यही स्केलेटेड या वोलंटरी को आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा पहला पॉइंट, मानव शरीर में लगभग 700 कंकाली पेशियां होती हैं। मानव शरीर में लगभग 700 कंकाली पेशियां होती हैं। अगला, ये पेशियां रेखित पेशी तंतुओं की बनी होती हैं। ये पेशियां रेखित पेशी तंतुओं की बनी होती हैं। रेखित पेशी तंतुओं की बनी होती हैं जो कि ऐच्छिक नियंत्रण में होती है, जो कि ऐच्छिक नियंत्रण में होती है। अगला पॉइंट, हमारे शरीर के जोड़ों में होने वाली गतियां, हमारे शरीर के जोड़ों में होने वाली गतियां, जोड़ मैंने अभी पढ़ा है, ठीक है, उन्हीं जोड़ों से मतलब है। हमारे शरीर के जोड़ों में होने वाली गतियां अस्थियों के ऊपर स्थित इन्हीं कंकाली पेशियों के संकुचन के कारण होती है। अस्थियों के ऊपर स्थित इन्हीं कंकाली पेशियों के संकुचन के कारण होती है। संकुचन के कारण होती है। क्लास छोड़नी है, ठीक है, मैं बोल देती हूँ। हमारे शरीर के जोड़ों में होने वाली गतियां अस्थियों के ऊपर स्थित इन्हीं कंकाली पेशियों के संकुचन के कारण होती हैं, ठीक। ये देखिए, ये समझिए, ये मान लीजिए हड्डी है ना, ये हमारी ह्यूमरस हड्डी है, हाथ में देखिए ठीक है ना। ये हमारी रेडियस या रेडियो अल्ना है, 2 रहती है, ठीक है। इनके ऊपर ये मानिए ये पेशियां छाई हुई है, मसल्स है ना, मसल्स ही बनाते हैं जिम वगैरह, ये छाई हुई। जब ये संकुचित होंगी, अभी ये मान लीजिए कि शिथिलित अवस्था में है, ठीक है, हमको अपना हाथ जो है उठाना है ऊपर की तरफ, तो ये थोड़ी सी खींचेंगी, है ना, संकुचित होंगी, तब जाके हमारे हाथों में मूवमेंट होगा, ठीक। हड्डियों में खुद ब खुद मूवमेंट नहीं होता है। अगला लिखिए, एक साइड लिख लीजिए टेंडन और एक साइड लिख लीजिए लिगामेंट। अंतर लिखना है, या तो पहले लिख लीजिए टेंडन और लिगामेंट में अंतर, और यही समझ में आ जाएगा कि टेंडन क्या है, लिगामेंट क्या है। टेंडन ऐसे आपने पहले कभी नहीं सुना, टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। देखिए, दोनों एक प्रकार के संयोजी ऊतक ही हैं, ठीक। ऊतक मतलब कोशिकाओं में दोनों एक प्रकार के, आप ऊतक के प्रकार पढ़ेंगे ना, ऊतक के आपको कई प्रकार के हैं, हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए हम पढ़ाएंगे। तो ऊतक ये दोनों एक प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। जो टेंडन है वो ये अस्थि है आपकी, और ये मसल्स है, इन दोनों के बीच पाया जाता है, ठीक है, मतलब अस्थि और मसल्स को जोड़ने का काम करता है। जो लिगामेंट है अस्थि और अस्थि को जोड़ने का, और लिगामेंट जो है तो 2 अस्थियों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए टेंडन की तरफ, टेंडन वह संयोजी ऊतक है, टेंडन वह संयोजी ऊतक है जो पेशियों व अस्थियों को जोड़ता है, जो पेशियों व अस्थियों को जोड़ता है। पेशी व अस्थि को अंडरलाइन कर लीजिएगा। लिगामेंट की तरफ देखिए, लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है, लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है जो 2 अस्थियों के बीच में, जो 2 अस्थियों के बीच में संधि स्थल पर स्थित होता है, 2 अस्थियों के बीच में संधि स्थल पर स्थित होता है।
साइन में कोई दिक्कत है ना? दोनों एक प्रकार के संयोजी उदक है। संयोजी का मतलब ही होता है जोड़ने वाला, ठीक है? दोनों एक प्रकार के संयोजी उदक है। एक जो है वो पेशियों और अस्थियों के बीच होता है और दूसरा जो है अस्थि और अस्थियों के बीच होता है, ठीक? टेंडन की तरफ अगला लिखिएगा। यह अकुंचनशील तंतुओं का बना होता है। यह अकुंचनशील तंतुओं का बना होता है। लिगामेंट में यह कुंचनशील तंतुओं का बना होता है। यह कुंचनशील तंतुओं का बना होता है। टेंडन में लिखिए, यह गति में सहायक होता है। टेंडन यह गति में सहायक होता है। लिगामेंट में लिखिएगा, यह अस्थियों को अपने स्थान से हटने से रोकता है। यह अस्थियों को अपने स्थान से हटने से रोकता है। यह अस्थियों को अपने स्थान से हटने से रोकता है। मोच आती है ना तो लिगामेंट ही खिंच जाते हैं, है ना? इसीलिए ढंग से चल नहीं पाते। ठीक? कोई दिक्कत? टेंडन व लिगामेंट में अंतर पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाता है कि पेशियों व अस्थियों के बीच जो जोड़ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, और दो अस्थियों के बीच जो जोड़ पाया जाता है या संयोजी उदक जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक? ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ लीजिएगा और 5 नंबर के हिसाब से। इसमें 3 ही अंतर मिलते हैं जनरली, और बहुत सर्च करेंगे तब मिल जाएंगे 5, मिलते 3। एक आप ऑब्जेक्टिव और लिख लीजिएगा। एक अंदर होगा कि नोट डाल के मतलब कि स्टेबिलिटी को बनाया है। हाँ बनाने के बाद। हाँ देखिएगा, सार्कोमियर पेशियों की कार्यात्मक इकाई है। ये सार्कोमियर, या तो फिर लिख दीजिए पेशियों की कार्यात्मक इकाई डैश करके सार्कोमियर। ये ऑब्जेक्टिव है। पेशियों की कार्यात्मक इकाई सार्कोमियर है। और भी कुछ है इसमें, जैसे पेशी संकुचन की क्रियाविधि, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी पूछे। ठीक, अगर ऐसा ही करेंगे फिर अगली बार पूछ लेगा तो बताने लगेंगे। अभी तक नहीं पूछा है, नहीं पढ़ा है। जैसे वेस्पर थ्योरी वगैरह है तो तक नहीं पूछा जाता, कोई नहीं पढ़ाता। हाँ, इससे कट ऑफ में डिसाइड भी नहीं होता है, इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो कठिन है वो सबके लिए है, वो सब छोड़ देते हैं। वेस्पर थ्योरी मुझसे भी नहीं है, मैंने भी छोड़ दिया। इससे तो 2 क्वेश्चन ही बने थे इलावा पार्ट में। एक मैथ्स का नहीं बना था, मुझे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था, और दूसरा वेस्पर थ्योरी में बना। मैथ्स का ये जो सेकंड रो रहती है ना टॉपिक वाली, प्रायिकता से संबंधित है मेरे ख्याल से कुछ। नहीं आती कभी। हाँ, मैथ्स मतलब वो जिससे थोड़ा बहुत मैथ्स का नॉलेज है ना, वो पूरे 30 के 30 नंबर लेकर जाता है। मुझसे 3 नंबर के तीनों क्वेश्चन बन गए थे मैथ्स के, 5 नंबर के दोनों क्वेश्चन बन गए थे, 11 मार्क का नहीं बना था, पूरा ही बना। इसलिए मैं बोली जिससे थोड़ी बहुत मैथ्स आती है ना उसको कोई दिक्कत नहीं, हल्की फुल्की आती है और बड़ी मजे की होती है। मैथ्स वाली यूनिट को अगर बाकी यूनिट में कोई गारंटी नहीं है कि हम पढ़ते भी हैं ना, बाकी यूनिट में कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम पढ़ते हैं तो हमें 30 में 30 नंबर मिलेंगे। मैथ्स गारंटी देके जाता है, तो पूरे टॉपिक एक बार कवर कर लो, 30 में 30 नंबर मिलेगा। ठीक है, बाकी 3 यूनिट थोड़ा सा अनस्टेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आदि कभी कभी बहुत डीप पूछ लेता है, लेकिन बाकी जो यूनिट है 7 बहुत अच्छी यूनिट्स है। ठीक, बहुत इजी है। पर्यावरण वाली इजी यूनिट है, जियोलॉजी वाली बहुत इजी यूनिट है, ऊर्जा वाली छोटी सी यूनिट है ना। 7th यूनिट देखने में बहुत बड़ी लगती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, लेकिन सबसे सुलभ यूनिट वही है जिसका इजीली मैटर मिल जाएगा, जिसके लिए किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर कल देखते हैं क्या सुविधा है।